अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके जो हायर क्लास में भी आपकी बहुत ही कारआमद टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे आज हाउ एनर्जी रिलीजेड ज्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर, यानी जो एनर्जी जो हमने रेस्पिरेशन जो कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन होती है, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है, फिर वहाँ एनर्जी हमें मिलती है। अब एनर्जी कहाँ स्टोर रहती है, वो एनर्जी कहाँ स्टोर रहती है, और जब वो स्टोर रहती है फिर किस तरह वो इस्तेमाल में आती है। जो डिफरेंट जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं या बॉडी सेल्स को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी किस तरह हमें बॉडी में प्रोवाइड होती है, आज उसी के मतलब हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जो एनर्जी रिलीज़ होती है ज्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो सब एनर्जी हम इमीडिएटली जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, वो एनर्जी यूज्ड नहीं होती है, यानी इस्तेमाल में नहीं आती है, बल्कि वो एनर्जी स्टोर रहती है। वो स्टोर रहती है, लेकिन किस शक्ल में एनर्जी स्टोर रहती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वेरी गुड। हमें यहाँ आज पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे एटीपी, एटीपी, एडीपी, और आप पढ़ोगे एटीपी, एडीपी एंड आप पढ़ोगे फॉस्फेट। क्या पढ़ोगे? फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये टर्म्स आपको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब आपको ये समझ आएंगे तो फिर इजीली आप इसको समझोगे किस तरह ये एनर्जी स्टोर होती है फिर रिलीज होती है। प्यारे बच्चों, जो मैंने कहा कि जो एनर्जी ज्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब ब्रेक डाउन किया जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, फिर वहाँ से क्या निकलता है? एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, और दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ वाटर भी निकलता है, और तीसरा जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है वहाँ। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये हार्मफुल होता है सेल के लिए, इसलिए इसको हम एक्सक्रीट करते हैं, इसको हम एक्सहेल करते हैं। ठीक। अब रह गया वाटर। वाटर का जो है, वाटर क्या होता है? वाटर इज़ यूज्ड अप, इसको इस्तेमाल सेल में इस्तेमाल किया जाता है, और एनर्जी हमें स्टोर रहती है। ये हम थोड़ा ये रिएक्शन लिखेंगे रेस्पिरेशन की, जो हमने पढ़ा था। ये जो C6H12O6, जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब इसकी ब्रेक डाउन होती है, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एक चीज़ मिलती है, फिर क्या यहाँ निकलता है हमें, क्या क्या हमें निकलता है? यहाँ सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। उसके बाद क्या हमें निकलता है? इसके बाद हमें वाटर भी एज ए वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। इसके बाद हमें एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी है, ये किस शक्ल में रहती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एनर्जी है, ये स्टोर रहती है। एटीपी का मतलब क्या है? अब यहीं पढ़ेंगे हम। एटीपी का मतलब हुआ एडनोसिन। एटीपी का मतलब क्या हुआ? एडनोसिन। टी का मतलब ट्राई फॉस्फेट, एडनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये एडनोसिन ट्राई फॉस्फेट क्या है? ये एनर्जी, हाई एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? हाई एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल होते हैं ये एटीपी। ठीक। एडनोसिन, एटीपी का मतलब क्या हुआ? एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? ये हाई एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल होता है। अब ये क्या होता है? हाई एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल। अब ये कहाँ स्टोर रहता है? ये स्टोर रहता है इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये स्टोर रहता है इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक। बॉडी के जो सेल्स है उसमें स्टोर रहता है। और ये कहाँ स्टोर रहता है? स्टोर रहता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ये याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, एक ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल होता है। ऑर्गेनेल कहाँ होता है प्रेजेंट? इनसाइड द सेल, ये इनसाइड द सेल होता है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये ऑर्गेनेल पाया जाता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी जो सेल है, जिस सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोवाइड होती है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या स्टोर रहता है? एटीपी मॉलिक्यूल। ओके, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा एटीपी मॉलिक्यूल के मतलब थोड़ा बहुत। और एक बात, एटीपी और एडीपी, यानी आप एडीपी की बात थोड़ा बहुत आपको मैं एडीपी के मतलब थोड़ा बहुत बताऊंगा। एडीपी किसे कहते हैं? एडीपी, जैसे हमने कहा एटीपी का मतलब हुआ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का मतलब हुआ, ए का मतलब हुआ एडेनोसिन, एडेनोसिन, डी का मतलब हुआ डाई फॉस्फेट, एडीपी का मतलब हुआ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी का मतलब हुआ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी ये हाई एनर्जी कंटेंट होता है, अब जो एडीपी होता है ये लो एनर्जी कंटेंट होता है, इसमें लो एनर्जी कंटेंट होती है, लो एनर्जी कंटेंट होती है। ये भी इनसाइड द सेल में होता है, यानी सेल में होता है। ठीक, अब बहुत जो सबस्टेंसेस है, जैसे हमने बोला ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट, इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, और एटीपी में यानी बहुत एटीपी एंड एडीपी जो मॉलिक्यूल क्या इनमें क्या होता है? कंटेन फॉस्फेट। इनमें क्या होता है? कंटेन फॉस्फेट। क्या होता है इसमें? फॉस्फेट ग्रुप होता है इसमें, कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये याद रखना चाहिए आपको। इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, और जो ये फॉस्फेट ग्रुप होता है प्यारे बच्चों, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये याद रखना आपको। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप दो चीज़ों से बना होता है। एक होता है फास्फोरस, और दूसरा होता है, एक हुआ फास्फोरस, दूसरा हुआ ऑक्सीजन। यानी जब ऑक्सीजन एंड फास्फोरस मिलते हैं ये फॉस्फेट ग्रुप बनाते हैं। ठीक, यानी एडीपी एंड एटीपी, इन दोनों में फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो खुद दो चीज़ों से बना होता है, दो सबस्टेंस से बना, एक होता है फास्फोरस का एंड दूसरा ऑक्सीजन का। ठीक, ये दो चीज़ें आपस में मिलाकर फॉस्फेट ग्रुप बनाते हैं। पहले बच्चों हमने जो पहले यहाँ जिक्र किया था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको हम ये किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं? ये हम रिप्रेजेंट करते हैं P1, ये P कैपिटल, ये स्मॉल आई, P कैपिटल स्मॉल आई। P का मतलब हुआ वायर, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट, P का मतलब है फॉस्फेट, एंड I जो है स्मॉल आई, इसका मतलब हुआ इनऑर्गेनिक। आई का मतलब क्या हुआ? इनऑर्गेनिक। अब आप इस सब जब भी आप ये टर्म देखोगे P कैपिटल और I स्मॉल, आप ये समझना ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप होता है। क्या होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। प्यारे बच्चों, जो एनर्जी अब जो रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान, फिर उसको यूज़र टू मेक, यानी इसको इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो कहाँ बनती है? एटीपी मॉलिक्यूल बनती है। अब ये एटीपी मॉलिक्यूल किस तरह बनता है? ये इस किस तरह बनता है एटीपी मॉलिक्यूल? इस रिएक्शन को मैं आपको यहाँ लिखूंगा। मैं एक्चुअली एटीपी मॉलिक्यूल किस तरह बनता है, जिस तरह मैंने अभी ऑलरेडी यहाँ आपको डिस्कस किया कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ब्रेक डाउन होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वहाँ वाटर भी निकलता है, और एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है इन द फॉर्म में, वो एनर्जी स्टोर रहती है एटीपी मॉलिक्यूल में। अभी एटीपी जो मैंने कहा कि हाई एनर्जी कंटेंट होता है, ये किस तरह हाई एनर्जी कंटेंट, ये क्या प्रोसेस किस तरह, इसकी रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों?
एडीपी। एडीपी जो है इसको हम कहते हैं लो एनर्जी, जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको डिस्कस किया था। एडीपी, एडीपी इसके साथ जब फॉस्फेट जो कंबाइन होते हैं, एडीपी जब कंबाइन होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, जब इसके बाद क्या होता है, एनर्जी। अब एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ से हमें प्रोवाइड होती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये यहाँ लिखूंगा मैं, ये रेस्पिरेशन, ठीक। एडीपी ये लो एनर्जी कंटेंट होता है, और फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब ये कंबाइन होते हैं आपस में, एडीपी एंड प्लस फॉस्फेट, इसके बाद इसके साथ कंबाइन होती है एनर्जी जो रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब यही एनर्जी यहाँ क्या निकलता है, फिर यहाँ निकलता है हमें एटीपी। एटीपी, एटीपी होता है, ये हाई एनर्जी कंटेंट होता है, ठीक। हाई एनर्जी कंटेंट इसको हम कहते हैं, हाई एनर्जी कहते हैं, ठीक। किस तरह एटीपी बनता है, जब ग्लूकोज की जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ एटीपी इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होता है, और ये जो एनर्जी वहाँ रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान, ये एनर्जी जब रिलीज होगी इसके बाद वहाँ एक हाई एनर्जी कंटेंट रिलीज होता है एटीपी। वो एटीपी मालिक्यूल हाई एनर्जी कंटेंट वो स्टोर रहता है, दिस एनर्जी, यानी दिस, यही जो है दिस एनर्जी, जो एनर्जी है इज स्टोर्ड, ये स्टोर रहती है इन द सेल्स। किस में स्टोर रहती है, इन द सेल्स, इन द फॉर्म ऑफ, सेल्स में जब ये स्टोर रहती है, लेकिन किस शक्ल में रहती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ, इसी एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर रहती है, यानी ये एनर्जी स्टोर रहती है इन द सेल्स, किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। अब एक बात, ये एनर्जी जब स्टोर रहती है, अब यहाँ समझने की बात है, जब ये एनर्जी स्टोर रह गई हमारे सेल्स में, ये एनर्जी फिर हमें यही तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को, लेकिन कब और किस तरह ये एनर्जी रिलीज होती है सेल से, और वो फिर जब सेल को, जो सेल की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, जब जो सेल को काम करना होता है, ये किस तरह उस एनर्जी को रिलीज़ करता है, उसके लिए हमें क्या करना है वो आपको मैं अब समझाऊंगा। ये एनर्जी जब स्टोर रहती है सेल में, फिर ये एनर्जी किस तरह रिलीज़ होती है बॉडी में, सेल्स में, ठीक। प्यारे बच्चों, जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, अब ये एटीपी मॉलिक्यूल ये ब्रोक होता है, यानी ब्रोकन डाउन, लेकिन ब्रोकन डाउन करने के लिए ये तभी ब्रोकन डाउन होगा, ये एनर्जी इसमें रिलीज तब होगी जब इसके साथ एडिशन होगा, यानी जब इसके साथ कंबाइन होगा वाटर, जब वाटर इसके साथ कंबाइन होगा तो ये एनर्जी रिलीज होती है। किस तरह, ये मैं यहाँ लिखूँगा, एटीपी, समझो हमारी जो सेल है उसमें एटीपी मॉलिक्यूल, इसमें एटीपी जो है हाई एनर्जी कंटेंट स्टोर रह गई है। अब ये स्टोर एनर्जी, अब ये स्टोर एनर्जी को हमें ज़रूरत है, बॉडी को जो एनर्जी की ज़रूरत है वो यही एनर्जी देगा, ये स्टोर। ये किस तरह स्टोर, ये किस तरह मतलब रिलीज एनर्जी होगी, ये रिलीज होगी जब इस एटीपी के साथ कंबाइन होगा वाटर, यानी वाटर जब इसके एटीपी साथ कंबाइन होगा इनसाइड द सेल, यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ दोबारा निकलेगा एडीपी, क्योंकि ये एडीपी से बना है, अब एडीपी निकलेगा, और फॉस्फेट जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो सेपरेट हो, वो भी अलग निकलेगा, और इसके बाद एनर्जी, और ये जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी, और ये एनर्जी जब रिलीज़ होगी, ये एनर्जी यूज़, यानी यूज़ इन सेल्स, यही एनर्जी सेल्स में इस्तेमाल होगी, यही एनर्जी फॉर यूज़ इन सेल्स। ये जो एनर्जी जब, अब ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी, ये एनर्जी सेल में इस्तेमाल होगी, यही एनर्जी इस्तेमाल होगी। अब ये जो एनर्जी अगर हम इसका इक्विवेलेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम देंगे 30.5 kg, 30.5 kg per mole is released in this process, is released in this process, यानी in this process, किस प्रोसेस में,
जो ये प्रोसेस होती है ADP के साथ, ATP के साथ जब ये कॉम्बाइन होता है विद वाटर, यहाँ रिलीज होता है ADP अलग, फॉस्फेट अलग, और एनर्जी जब रिलीज होती है, ये एनर्जी इस्तेमाल की जाती है इन सेल्स में। ये किस तरह, जो ये तकरीबन 30.5 kg मोल पर मोल इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। अब यही एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को कैरी किया जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जो सेल में एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है, वो उस एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP उसको प्रोवाइड करता है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ हमने जो इस होल प्रोसेस में हमने पढ़ा, जो ADP है, ADP को कन्वर्ट किया जाता है ATP में। ये थोड़ा बहुत ही मैं आपको मेंशन करूँगा। हमने क्या पहले पढ़ा, ADP ये कन्वर्ट होता है ATP में, ठीक। और क्या होता है, ADP इसको कन्वर्ट किया जाता है ATP में बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है, लेकिन किस तरह, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब यही ATP फिर इसी ATP को बैक, इसी को फिर क्या किया जाता है, ATP को कन्वर्ट किया जाता है दोबारा, यानी जो ATP है, अब इसको क्या किया जाता है, ये ATP इसको दोबारा कन्वर्ट किया जाता है बैक इनटू ADP। फिर ADP जब बैक हो जाए, फिर फॉस्फेट, फिर एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी अगेन, एनर्जी क्या होती है, यूज्ड बाय द सेल अगेन, यही एनर्जी फिर सेल यूज करते हैं अगेन एंड अगेन। और जो हम ये कहेंगे, दिस इंश्योर्स ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द, और यही जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी जो एक ऑर्गेनिज्म को पहुंचती है, वो इसी तरह पहुंचती है। इस प्रोसेस को समझने के लिए प्यारे बच्चों, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, सिंपल सी मिसाल। हमारे घर में बैटरी होती है, जो बैटरी होती है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो बैटरी होती है ना, ये जो बैटरी होती है आपके जो घरों में, हर एक घर में जो बैटरी होती है, ये बैटरी क्या प्रोवाइड हमें करती है, ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये मिसाल आपके लिए है ताकि आपको समझ आए। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा जो ल्यूमिनस बैटरी या बाकी जो बैटरी आपने देखा, यही जो बैटरी है, लेकिन इस बैटरी क्या हमें प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो बैटरी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, किस किस पर्पस के लिए, हम इसको लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइटिंग के लिए और हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको जब आप रेडियो चलाते हो, रेडियो जो हमारे घर में होता है, वो भी रन होता है किससे, इसी बैटरी से। इसी तरह कंप्यूटर जो आपके पास है, या मोबाइल है, या बाकी जो चीज़ें हैं, वो इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रन होते हैं, ठीक। इसी तरह जो एनर्जी स्टोर रहती है ATP में, यानी जो एनर्जी स्टोर रहती है ATP में, इसको इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी सेल्स फॉर वेरियस पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इसमें जो मसल्स हम कंट्रैक्शन करते हैं, या इसी तरह हम कंडक्शन ऑफ जो न्यूरो इम्पल्स होते हैं, या जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हमारे सेल्स में होते हैं वो भी, और इसी तरह बाकी जो अदर फंक्शन सेल में होते हैं, वो एनर्जी उसको ATP प्रोवाइड करता है। इन फैक्ट अगर हम ये कहेंगे, इन नटशेल में अगर हम ये कहेंगे, जो ATP होता है, ATP को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि इसको हम कहेंगे द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। ATP को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ये है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। क्या नाम कहेंगे इसको, ये है एनर्जी करेंसी, ये है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। अगर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स हमें देखना होगा, वो है ATP। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।